नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में है। हम राहुल गांधी के संसद से अयोग्य करार दिए जाने, राहुल उसके पहले राहुल गांधी की सज़ा होने और उसके बाद जो राजनीतिक उठापटक का दौर हमारे देश में चल रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। राहुल गांधी को 2019 में दिए गए एक भाषण के कारण सूरत की एक निचली अदालत के द्वारा अयोग्य 2 साल की सज़ा दी गई और उस 2 साल की सज़ा के कारण यह माना गया कि वह स्वतः ही लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य हो चुके हैं और उसके 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा के सचिवालय ने इस बारे में एक पूरा नोटिस भी जारी कर दिया और उसके बाद से हमारे देश की राजनीति में काफ़ी कुछ उथल-पुथल चल रहा है। तो अभी सर इसी मुद्दे पर हम आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। जो जी, सबसे पहला सवाल मैं इस संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ, वो यह कि जो जिस तरीके से बहुत सारे टीकाकार इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं, उसमें एक सवाल या एक बात बार-बार आ रही है कि यह एक टर्निंग पॉइंट भारतीय राजनीति का साबित हो सकता है। मौजूदा दौर की जो राजनीति है, जिस उसमें जो विपक्ष का एक ध्रुवीकरण है, वो इस मुद्दे से हो सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी को इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? कमल बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ये मसला भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आम जनता का यहाँ मतलब है पढ़े-लिखे मध्य वर्ग को और बाकी उन लोगों को जो कि समाज में महत्व रखते हैं, जो कि समाज में ओपिनियन मेकिंग का यानी जनता की राय बनाने का काम करते हैं, उन्हें विपक्ष ये यकीन दिला दे कि अदानी मुद्दे का संबंध नरेंद्र मोदी से है। अदानी मुद्दे का संबंध सरकार का जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके साथ है। अदानी मुद्दे का संबंध सीधा-सीधा उनकी जेब से है। यानी अदानी के बिजनेस में जो पैसा जीवन बीमा निगम ने लगाया है या जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है, पंजाब नेशनल बैंक ने लगाया है, वो देश की जनता का पैसा है। और अगर उस आँच आ रही है, तो सीधा-सीधा देश की जनता के पैसे पर असर उसका पड़ेगा। उनकी मेहनत की कमाई उससे प्रभावित होगी। अगर ये यकीन दिला दें और यकीन दिलाने के लिए अभी उनके पास 8-10 महीने का समय है। अगर वे निरंतर कोशिश करते रहें और जनता को ये यकीन दिला देंगे, तो फिर पिछले 9 साल में जो नहीं हुआ वो पहली बार होगा। यानी नरेंद्र मोदी के दामन पर एक दाग लगेगा और जनता उनको जो वोट देने वाले बहुत से लोग हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा की कतारों से संबंधित नहीं है, विभिन्न कारणों से नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, वो एक बड़ा हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने वोट देने की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो अनिवार्यता विपक्ष को वो वोट दे देंगे। मेरा कहना है कि अगर ये यकीन दिला दिया गया अगले 5-6 महीने से लेके 10 महीने के बीच में, तो वो लोग इस बात पे सोचना शुरू कर देंगे कि हमने 2 बार इनको जो वोट दिया, वो ठीक दिया था कि नहीं दिया था और अगली बार वो क्यों ना हम किसी अन्य को वोट देने के बारे में सोचें। यानी उनके दिमाग में एक सवाल आ जाएगा और अ, उम, वो उस सवाल की रोशनी में अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं, अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना शुरू कर देंगे। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना होगी। हुँ। एक चीज़ और है कि जैसे अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसी समय मैंने एक खबर देखी कि राहुल गांधी से यह भी कहा गया है कि वो अपना बंगला 30 दिन के भीतर खाली कर दें। उसके पहले राहुल गांधी को ये वक़्त मिला था कि वो उन्हें अपील कर सकते हैं ऊपरी अदालत में, 30 दिन का वक़्त दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता खत्म करने का नोटिस आ गया। तो इस पूरे मसले में कहीं ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ज़्यादा जल्दबाज़ी दिखा रही है? और कई सारे लोग यह मान भी रहे हैं कि शायद इससे राहुल गांधी को थोड़ी हमदर्दी मिल सकती है। या आपको देखिए, लगता है कि तकनीकी रूप भारतीय से जनता कहें तो पार्टी अगर भाजपा के सामने ये सवाल रखा है तो भाजपा कहेगी हम तो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। कानून ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में ये मानहानि का मुकदमा क्रिमिनल आपराधिक मानहानि के मुकदमे 2 किस्म के होते हैं। एक तो दीवानी किस्म का होता है और एक फौजदारी किस्म का होता है। तो ये फौजदारी किस्म का मुकदमा है। कानून ये है कि फौजदारी किस्म के मुकदमे में अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो जिस क्षण सज़ा सुनाई जाती है, उसी क्षण से वो किसी भी विधायिका का सदस्य नहीं रह जाएगा और उसकी सदस्यता उससे ले ली जाएगी। ये तो नियम है। दूसरा नियम इसलिए ये कोई सरकार के ऊपर ये कानूनी बाध्यता नहीं है कि वो
और 1 महीने का इंतजार करे या संसद में कोई उसके लिए बड़ी बहस चलाए, इसमें उसमें सांसदों के वोट लिए जाएं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है सरकार के सामने। सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करने के खिलाफ निर्णय किया और उस कानून का लाभ उठाते हुए राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा करना क्यों पसंद किया? सरकार ने राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं को, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सदन में एक प्रस्ताव सरकार ला सकती थी, उन्हें सदस्यता उनके पास रहे न रहे इसके ऊपर एक सदन में बहस कराई जा सकती थी और फिर सरकार के पास पूर्ण बहुमत भी था। सरकार उस कानून के सहारे पूर्ण बहुमत का बिना इस्तेमाल किए हुए भी एक चर्चा के बाद में राहुल गांधी को हटा सकती थी। उसके बाद सरकार 1 महीने तक इंतजार भी कर सकती थी। इस बीच में राहुल गांधी किसी बड़ी अदालत से जाकर अपनी सजा के खिलाफ इस स्थगन आदेश ले आते, तो फिर उन्हें उन्हें उनसे सांसदी छीनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। दरअसल मुझे लगता ये है, और इस मामले में राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने अपनी जो रवैया साफ किया, उससे मैं कमोबेश सहमत हूं कि सरकार किसी भी कीमत पर उन्हें अदानी मुद्दे पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करने देना चाहती। न केवल उन्हें, वो किसी को नहीं चाहती कि अदानी मुद्दे पर कोई राजनीतिक चर्चा करे। अदानी मुद्दे पर तकनीकी चर्चा हो कि उनके शेयर क्यों बढ़े, उन्होंने कोई अकाउंटिंग फ्रॉड किया कि नहीं किया, ये सब करने देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, एक एक प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में, पूर्व जज के नेतृत्व में, सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा की एक प्रवक्ता ने, जिस चैनल पे मैं था उसी चैनल पे वो भी बहस कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो भाजपा के आलोचक हैं या भाजपा के स्पष्ट रूप से विरोधी हैं। इसके बावजूद हम उस कमेटी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं कर रहे। तो फिर जेपीसी बनाने की मांग क्यों की जा रही है? संयुक्त संसदीय बनाने की मांग क्यों, समिति बनाने की मांग क्यों की जा रही है? तो जो भाजपा की प्रवक्ता का तर्क था, वो बेतुका तर्क है, क्योंकि यही भाजपा, जब 2G घोटाला चल रहा था मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व के जमाने में, तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 2G घोटाले की जांच भी कर रही थी और साथ में विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग भी कर रहा था। उस वक्त भाजपा भी उसके साथ शामिल थी और कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद कि संयुक्त संसदीय समिति न बन पाए, जेपीसी बनी। और आज तक का रिकॉर्ड है, जिस सरकार में किसी भी मसले में अगर कोई जेपीसी बनी हो, भले ही उस सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी हो या न दी हो, वो सरकार अगला चुनाव हार गई। ये भारत में पिछले चुनावों का रिकॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार अदानी मसले के साथ में अपने संबंधों को लेकर काफी विचलित है। वो किसी भी तरीके से इस मसले पे कोई राजनीतिक बहस नहीं कराना चाहती और राहुल गांधी उसके ऊपर राजनीतिक बहस करना चाहते हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई वो 20,000 करोड़ रुपए वो अदानी की खोखा कंपनियों में कहां से आए, इसकी जांच कीजिए और इसका जवाब दीजिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की है। या तो सरकार ये कहे कि ये झूठ बात है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, वो 20,000 करोड़ रुपए अदानी की कंपनियों में कोई नहीं आए, ऐसी कोई खोखा कंपनी नहीं है, अगर है भी तो उसमें 20,000 करोड़ नहीं आए। या तो सरकार इस तरीके से उसका खंडन करे। सरकार ये खंडन भी नहीं करती। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो ठोस सवाल है, सीधा सवाल है। और जिस भाषण में उन्होंने ये सवाल पूछा था, उस भाषण को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है और उसके बाद से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। अदानी के मसले पर सरकार ने कोई बयान भी जारी नहीं किया। इतने बार सरकार से सवाल पूछा गया, पूरे देश में हंगामा है, लेकिन सरकार ने आज तक संसद के पटल पर, सदन के पटल पर अपना कोई भी आधिकारिक वक्तव्य इस प्रश्न पर नहीं रखा है। मोदी जी ने एक भाषण जरूर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि झूठ बोला जा रहा है और 140 करोड़ जनता का समर्थन कवच की तरह मेरे साथ है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये इतनी जबरदस्त दावेदारी की उन्हें जरूरत नहीं थी। कोई उन्हें सीधे सीधे सरकार, उन्हें नहीं, किसी एक मंत्री को खड़े होकर बताना चाहिए था कि ये 20,000 करोड़ रुपए अदानी की खोखा कंपनियों में कैसे आया। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अदानी जिस तरह का व्यवसाय करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवसाय है, वो बड़ी बड़ी गोदी, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, इन तरह का व्यवसाय करते हैं। तो इस तरह का धन जनरेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर सकते इस तरह का धन जनरेट। तो किसी न किसी अन्य जगह से ये पैसा आया है। ये पैसा कहां से आया है 20,000 करोड़ रुपए, ये राहुल गांधी का सवाल है। इसके पीछे कोई चीनी नागरिक भी है, उसका नाम क्यों छुपाया जा रहा है? तो ये सारे सवाल वो पेश कर रहे हैं।
ये उन्होंने सवाल तो पेश कर ही दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिए। तो आप कितना भी उसको छिपाएं, लेकिन अब तो ये सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें आ गई। तो सरकार इन बातों पर ना बहस करना चाहती है, ना कोई जवाब देना चाहती है। और वो पहले तो पीठासीन अधिकारियों की मदद से अपने सांसदों द्वारा हंगामा करवा के सदन की कार्रवाई ठप करके राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। उसके बाद में ये जो निचली अदालत का फैसला आ गया, जिसमें उन्हें मानहानि के फौजदारी मुकदमे में अधिकतम सजा दी गई है। मतलब सजा अधिकतम 2 साल की है, उसके अंदर वो जुर्माना है। इससे ज्यादा सजा अगर मजिस्ट्रेट देना चाहता तो नहीं दे सकता था। तो अधिकतम सजा इस मसले में दी गई है। और जैसे इस मसले में सजा दी गई, सारी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ जितनी अधिकतम कार्रवाई हो सकती थी, अधिकतम सजा और उसके बाद अधिकतम कार्रवाई, वो राहुल गांधी के ऊपर की गई। लेकिन मैं ये दाद दूंगा उनकी, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पत्रकार लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो वो अपनी बात से, अपनी टेक से नहीं हटे। वो लगातार कहते रहे, मैं सांसद रहूं या रहूं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा था। जब से मैंने ये सवाल पूछा है, तब से ना मुझे बोलने दिया जा रहा है सदन में, जो मैंने बोला था उसको हटा दिया गया है। और मैंने पीठासीन अधिकारी को और स्पीकर सर को 2 चिट्ठियां लिखी, मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया गया। फिर मैं उनके कक्ष में उनसे मिलने गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि मैंने विदेशी मदद की मांग की है, तो मुझे अधिकार है सफाई देने का। लेकिन पीठासीन अधिकारी इस पर मुस्कुरा दिए और बोले ये तो मैं नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और उसके बाद वो राहुल गांधी को वहां से चला आना पड़ा। अब तो सदन के सदस्य ही नहीं रह गए। तो ये पूरा घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम पे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति जरा भी गौर करेगा तो वो ये कहेगा कि राहुल गांधी जैसे भी व्यक्ति रहे हो, जैसे भी नेता हो, इस मामले में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं उनका इसमें पालन नहीं हुआ है। ये सब लोगों के सामने बिल्कुल साफ है। यानी सरकार ने नाइंसाफी की है, जमीन बन चुकी है। अब इस जमीन के ऊपर विपक्ष को खड़े होकर जनता को यह समझाना है, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कह रहा है, सदन में कहने की कोशिश कर रहा है। ये समझाना है कि अदानी मुद्दा केवल स्टॉक मार्केट की एक तकनीकी घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अदानी मुद्दा स्टॉक मार्केट में की गई एक गड़बड़ी मात्र है। ये उससे कहीं बड़ी चीज है। वो बड़ी चीज क्या है, कैसे ये मौजूदा सत्तारूढ़ दल से जुड़ती है, कैसे ये वर्तमान प्रधानमंत्री से जुड़ती है, कैसे ये मौजूदा सरकार से जुड़ती है, और कैसे ये देश के आम लोग हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर की 3 बड़ी कंपनियों में और अन्य कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है, उस पैसे के ऊपर इस घटना का काला साया है। ये चीज उनको साबित करनी पड़ेगी और सरल भाषा में, आसानी से लोगों की समझ में आ जाए, मध्य वर्ग इस बात को समझ ले। अभी तो लोगों से बात करो, लोग कहते हैं हाँ कुछ अदानी वाला मसला है, कुछ है ऐसा आदमी, ये आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है और ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। अभी लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है बात। ये तो इसको स्पष्ट करना और लोगों के दिमाग में ये बात बैठा देना कि ये जो हो रहा है ये गलत है, ये देश का नुकसान है। सरकार एक बड़े पूंजीपति की तरफदारी कर रही है, उसने जनता का बहुत बड़ा पैसा दांव पे लगा रखा है। इसका देश का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत नुकसान होगा। ये बात लोगों के गले कैसे उतारी जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। और सरकार के सामने चुनौती ये है कि कैसे वो इस बात को विपक्ष लोगों के गले उतरने से रोक दे। बिल्कुल। तो ये जो आप बात कर रहे थे अधिकतम सजा वाली, तो उसपे योगेंद्र यादव का एक कार्यक्रम में देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देश के 4-5 प्रसिद्ध न्यायविदों से बातचीत की, वकीलों से और पूर्व जजों से। तो सबने कहा कि उन्हें याद नहीं आता कि किसी को 2 साल की सजा मानहानि के मुकदमे में आज तक मिली है। तो ये एक तरीके से अधिकतम सजा है। लेकिन इसके साथ ही जो राहुल गांधी ने सावरकर से जुड़ा एक बयान दिया, तो उसके कारण शिवसेना में काफ़ी नाराज़गी है। उसका जो एक सकारात्मक पक्ष है कि सारे दल जो है इस मसले में ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सावरकर से जुड़ा बयान तो पहली बार नहीं दिया है उन्होंने। वो पहले भी कहते रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। ये बात वो पहले से कहते रहे हैं। और इस तरह की बात से कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो गठजोड़ है महाराष्ट्र में, वो हिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस गठजोड़ की मजबूरियां कुछ और हैं। वो गठजोड़ तो इसलिए हुआ है ना, क्योंकि
बीजेपी ने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया और एक हिस्से को सपोर्ट देकर सरकार में पहुंचा दिया और उद्धव ठाकरे से सत्ता छीन ली गई। तो ये तो इसलिए गठजोड़ हुआ है। जब तक ये समस्या हल नहीं होगी तब तक इस तरह के बयान पे वो नाराजगी व्यक्त करते रहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वगैरह, ये सब कहा जाता रहेगा, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ उद्धव ठाकरे ने इसके खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। ऐसे तो राहुल गांधी बहुत से बयान देंगे जिसमें उद्धव ठाकरे को नाराजगी होगी, उद्धव ठाकरे कोई बयान दे सकते हैं जिसमें राहुल गांधी को नाराजगी होगी। विपक्ष की एकता कुछ बुनियादी और न्यूनतम वजहों से होती है। तो महाराष्ट्र में जो भाजपा विरोधी एकता हुई है, इसमें एनसीपी है, जिसके अंदर भाजपा है, इसके अंदर कांग्रेस, जिसके अंदर शिवसेना है, इसके अंदर कांग्रेस है, वो उसकी जब वो वजह अब तक कायम रहेंगी तब तक वो एकता कायम रहेगी। ठीक। और ये अभी जो राहुल गांधी को अयोग्य करार देने की घटना है, वो विपक्ष की एकता का एक ठोस बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कैसा है? नहीं, उसमें राहुल गांधी को समर्थन मिला है, ये मानना उचित नहीं है कि उससे विपक्ष की एकता निकलेगी। विपक्ष की एकता तो उसकी आखिरी मंजिल है। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि इसके दो आयाम हैं। एक आयाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार खड़े हों, यानी विपक्षी एकता हो, ये उसकी आखिरी मंजिल है। ये मंजिल तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च में अगले साल हासिल करेगा विपक्ष। अभी से अगर वो कोशिश उस आखिरी मंजिल को हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अभी तो कुछ न्यूनतम मुद्दों के ऊपर मिलजुल कर सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने की मंजिल में है विपक्ष। तो वो जो समर्थन मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है समर्थन। एक दूसरी चीज में जो देख रहा था आजकल मीडिया में पिछले 2 दिनों से कि अतीक अहमद को जो गुजरात से नैनी की तरफ लाया गया, उसकी एक तरीके से रनिंग कमेंट्री हुई। वो कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस समय क्या गतिविधि कर रहे हैं, और बाकी सारे मुद्दे जो देश में थे उसको एक तरीके से पीछे धकेलने का काम किया गया। और कई मीडिया के लोगों ने ये कहा भी कि शायद ये राहुल गांधी का मुद्दा पीछे ले जाने की कोशिश है। तो मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मीडिया की जो भूमिका है, और जो आपने कहा कि मध्य वर्ग को विश्वास दिलाने वाली बात, तो क्या ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी बाधा है? और उससे जुड़ी हुई मेरी बात ये है कि क्या हमेशा से ही मीडिया ऐसा रहा है या अभी मीडिया को लोग इस तरीके से देखने लगे हैं? नहीं, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से मीडिया में एक नई प्रवृत्ति पैदा हुई है। वो ज्यादातर मौकों पर सरकार और मोदी जी के पक्ष में खड़ा रहता है। हालांकि मोदी जी बात को पेश इस तरह करते हैं कि मीडिया उनकी मदद नहीं कर रहा है। लगातार मीडिया को भी बीच बीच में उलाहना देते रहते हैं कि भाई जितना समर्थन आपको करना चाहिए, वो जितना जिस स्तर का समर्थन चाहते हैं अभी भी उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन हमारी और आप जैसे लोगों की निगाह में मीडिया सरकार से सवाल कम पूछता है और विपक्ष से सवाल ज्यादा पूछता है। तो अगर जैसा बोफर्स के जमाने में मीडिया था या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जमाने में मीडिया था, अगर वैसा मीडिया होता तो ये पहले राफेल का मामला और अब ये अदानी का मामला, ये तो बिल्कुल आसमान पे पहुंच गया होता, कुछ का कुछ हो गया होता और सरकार बहुत बुरी हालत में होती। तो मैं समझता हूं कि मीडिया की इस प्रवृत्ति ने सरकार को काफी हद तक बचा रखा है। लेकिन फिर भी इस बाधा के बावजूद भी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे इस बात को जनता के सामने सक्षमता पूर्वक ले आया जा सकता है। तो आज की बातचीत को मैं यहीं विराम देता हूं, और मुख्य रूप से जो अभय जी की बातों से बात निकली कि विपक्ष की जो रास्ता है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि वो जिस तरीके के नैरेटिव को गढ़ना चाहते हैं, जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उसके बारे में वो जनता में, मध्य वर्ग में भरोसा जगाएं कि वो उन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं और उन मुद्दों में कुछ दम है, तभी उनकी राजनीति आगे बढ़ पाएगी। अन्यथा वो इसी तरीके से एक डामाडोल अवस्था में रहेगी कि एक मुद्दा उठता है, कुछ समय तक रहता है और फिर से वो एकदम से नीचे की स्थिति में चला जाता है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अभी सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।